ये देश की 70 से 75% गरीब जनता के भाग्य से संबंधित है और वो किसी एक पार्टी से बंधे हुए नहीं, वो सब पार्टियों में है और इस आशा से है कि कोई न कोई शायद उनके अंधेरी रात में भी सुबह का उजाला ला सके। और इसलिए मेरा सदन से ये अनुरोध है कि इस सवाल पर पार्टी के हिसाब से नहीं पर देश की जो नीतियां हैं आज, उनके हिसाब से चर्चा होनी चाहिए। हमारा संविधान जब बना था तब उसमें हमने कुछ बातें कही थी और हमने संविधान के अनुच्छेद 43 में, आर्टिकल 43 में ये कहा था, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिया गया, दैट द स्टेट टू एंडेवर टू सिक्योर टू ऑल वर्कर्स, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और अदरवाइज, वर्क, a living wage, conditions of work, ensuring a decent standard of life. The Constitution has also directed the state to promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and in particular of the scheduled castes and the scheduled tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation. Article 46. मैंने इस संविधान के अनुच्छेद का इसलिए जिक्र किया क्योंकि जो नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर है, NCRL, उसने ये कहा है कि सबसे अधिक शोषण अगर कहीं है मजदूरों का तो वो एग्रीकल्चरल वेज वर्कर का है, AWW। जो कृषि के क्षेत्र में काम करने वाला मजदूर है उसकी सबसे अधिक दुर्गति है, सबसे अधिक शोषण है और हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि वो 50% उसमें से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। एग्रीकल्चरल लेबर इस देश की पूरी जो लेबर की जनसंख्या है उसका 50% वही है। 94% लगभग 42 करोड़ लोग इस देश में असंगठित क्षेत्र में हैं, जिसमें से 11 करोड़ लोग कृषि के मजदूर हैं और इन 11 करोड़ में 50 करोड़ संख्या शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की। अब ये देखने की बात है कि इतनी बड़ी जनसंख्या मजदूर की, इतनी बड़ा लेबर फोर्स, इसकी आर्थिक स्थिति क्या है। सरकार की नीतियों ने अभी तक इसके बारे में क्या किया है। हमारे देश की सारी सरकारों की नीतियां इसमें उजागर होंगी। क्या इन मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिल रहा है और इन मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन निश्चित करने के लिए क्या कोई काम प्लानिंग कमीशन ने या सरकारों ने या श्रम मंत्रालय ने किया है? ये बुनियादी सवाल है क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कहता है नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर कि द एनुअल अर्निंग्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन इंडिया इज सो लो दैट दे कैनॉट मीट इवन देयर मिनिमम कंजम्पशन नीड्स। फिर आगे वो ये भी कहता है कि द प्राइमरी रीजन फॉर द एक्सट्रीम पॉवर्टी ऑफ द AWW and their dependent family members is that they are not getting, what to talk of adequate wages, even the minimum wages. कोई सिद्धांत तो होना चाहिए कि न्यूनतम वेतन कितना होगा। अगर संविधान ये कहता है कि एक डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड मिलना है, अगर संविधान ये कहता है कि जैसा कि मैंने आपके सामने पढ़ के सुनाया कि टू सिक्योर all workers, agricultural, industrial or otherwise, such a living wage, conditions, work a living wage, conditions of work, ensuring a decent standard of life. What is this decent standard of life? क्या वो decent standard of life केवल शहरी लोगों के लिए होगा? क्या वो decent standard of life केवल धनी लोगों के लिए होगा?
या एक सामान्य आदमी को, कृषक को, किसी मजदूर को, असंगठित मजदूर को और यहाँ तक कि संगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी ये डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, इसकी क्या परिभाषा है, क्या मतलब है इस डिसेंट? क्या उसे सिर्फ कहीं से, जैसा वो बता रहे थे अभी और जैसा कि मैंने देखा है कुछ रिपोर्ट्स में, कि गोबर में से चुन करके अनाज खाने की स्थिति आज बहुत से शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों की है, क्या ये डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? क्या कोई व्यक्ति वहाँ बीमार हो जाने पर एक टेबलेट को भी खाने के लिए पैसा न जुटा सके, क्या ये डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ? क्या ऐसे किसी परिवार का कोई बच्चा विद्यालय में पढ़ने के लिए न जा सके, क्या ये डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ? क्या यही वो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है जिसके लिए 48 में मिनिमम वेज एक्ट बनाया गया और उसके आगे उसको फिर आगे बढ़ाया गया? और आज हम ये पूछना चाहेंगे कि किन सरकारों ने मिनिमम वेज एक्ट की क्या परिभाषा दी है? क्या वो आज की परिस्थिति में ठीक है? क्या ये मिनिमम वेज विभिन्न क्षेत्रों के लिए कोई इनके अंदर कोई समानुपातिकता है, प्रोपोर्शनेट है, कोई डिफरेंशियल है? कोई चीज़ बता सकते हैं क्या? नीतियों का सवाल ये है कि ये नीतियों क्यों नहीं बन रही? संविधान कहता है नीति बनाइए, कानून बनाइए, और ये तो हम सब जानते हैं अब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का यद्यपि वो कानूनी तौर पर Please, no cross-talk. Honorable member, please address to the chair. You have come to now Vande Mataram, so and Bharat Mata ki Jai, so I welcome it. so Honorable member, please address to the chair. Yes, Please, yes. no cross-talk. So then, ये क्या है? मिनिमम कंजम्पशन नीड्स कितनी होंगी? ये सारे बुनियादी सवाल हैं जो सभापति जी सरकारों ने तय करने हैं। अगर इस देश की आबादी का 60%, 70% इस तरह से गुजारेगा तो आप इस देश को बड़ा क्या बनाएंगे? क्या इमर्जिंग इंडिया वो एक बहुत छोटा सा द्वीप है इस तमाम रेगिस्तान के बीच में, या एक सफरिंग इंडिया भी बहुत बड़ा इस देश का इलाका है जिसके लोग, जिनका भाग्य केवल दुर्भाग्य कहिए, जो भाग्य लेके नहीं आए हैं, जो केवल दुर्भाग्य लेके आए हैं, और इसलिए शायद वो उस दुर्भाग्य को बदलने के लिए आपकी तरफ देखते हैं कि कभी आप भाग्य में बदलेंगे और निराश होकर के वो बैठ जाते हैं। ये सवाल बड़ा गहरा सवाल है। ये भारत कभी भविष्य में महाशक्ति नहीं बन सकता। कैसे इस देश को आप महाशक्ति बनाएंगे अगर 70-75 करोड़ लोग इस दुर्दशा में ग्रस्त हैं, आर्थिक दृष्टि से बदहवाली में हैं, जो बीमारी में इलाज नहीं करा सकते, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, जो 2 जून खाना नहीं खा सकते? ऐसे इस देश को हम भारत को दुनिया की महान शक्ति बनाने का दावा कैसे कर सकते हैं? वो केवल कागजों में हो। मुझे अफसोस है कि माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ नहीं है, वो योजना विभाग भी उन्हीं के पास है। माननीय वित्त मंत्री जी भी यहाँ नहीं है, माननीय श्रम मंत्री जी हैं लेकिन माननीय उद्योग मंत्री यहाँ नहीं है, माननीय शिक्षा मंत्री जी यहाँ नहीं है। टेक्नोलॉजी, शिक्षा, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं इन चीज़ों के साथ। केवल श्रमिक को हम वायदा कर दें या कागज़ में कुछ बना दें, उसको ट्रेनिंग का कहाँ सवाल है? उसके बच्चे कैसे ट्रेन होंगे? उनको कैसे आप आगे ले जाएंगे? उनको उत्पादक कैसे बनाएंगे? वो देश के उद्योगों में, देश की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार योगदान कर सकेंगे? इसके बारे में आप क्या व्यवस्थाएं करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। हमारे ये आपके श्रम विभाग की ही रिपोर्ट है जो श्रम की स्थिति के बारे में बताती है कि हमारे देश में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। ये भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडिया 2009-2010, वो कहता है कि बेरोजगारी दल, श्रम बल में 1000 व्यक्तियों में बेरोजगारों की संख्या सामान्य स्थिति के अनुसार PSS प्लस ASS ग्रामीण क्षेत्रों में 16 एवं शहरी क्षेत्रों में 34, 16 और 34। ये शहरी महिलाओं में 57 और शहरी पुरुषों में 28 और ग्रामीण क्षेत्रों और पुरुषों और महिलाओं में 16 था। चालू दैनिक स्थिति के अनुसार बेरोजगारी दर सामान्य स्थिति एवं साप्ताहिक स्थिति के अनुसार प्राप्त दरों से अधिक है और इसके अनुसार
बेरोजगारी का दर ग्रामीण क्षेत्र में 33 एवं शहरी क्षेत्र में 42 है। चालू दैनिक स्थिति CDS के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 68 और शहरी क्षेत्रों में 58। इसी तरह से युवकों में बेरोजगारी दर जो 15 से 29 जिनकी आयु थी, पूरी जनसंख्या की तुलना में बहुत अधिक। यही वो शक्ति है 15 से 29 साल की जो सबसे प्रोडक्टिव है, जो सबसे ऊर्जावान है, और अगर वो पिछड़ गई तो फिर वो बहुत सालों तक पिछड़ी रहेगी, उसका फिर कोई उपयोग नहीं है। दिस इज द इकोनॉमिक फोर्स। और भारत आगे 2025-30 तक नहीं, शायद 2040 तक दुनिया का सबसे नौजवान क्षेत्र रहेगा, सबसे नौजवान देश रहेगा हमारी वर्कफोर्स। और अगर आज उसकी हालत यह है कि वो बेरोजगार होगा, तो मैं नहीं जानता आप इस देश की क्या भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। मुझे चिंता होती है, मुझे डर होता है।